अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, ये जो है इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है 2.7 मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें जो है वो ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे और जो ग्रेविटी की वजह से मोशन होता है इसको पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ग्रेविटी वैसे तो हम सबको पता है कि कोई भी चीज़ जो है वो ज़मीन की सेंटर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो तो ये हम उसे ग्रेविटी मानते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए और जिससे जो है हम ग्रेविटी को और अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि अब जो है हम इसके बाद वाली वीडियो में न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के। तो बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर आप जो है वो पहले क्वेश्चन आंसर्स करवा दें और एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल्स। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होना था, क्योंकि न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन आंसर्स इसीलिए हमें दिए गए हैं ताकि जो हमने पीछे पढ़ा है, जो समझा है, उसकी हमारी प्रैक्टिस हो और हम जो है वो बता सके कि हमने कितना सीखा है। हमें रट्टे नहीं मारने हैं, समझ के पढ़ना है और जो तरीक़ेकार है पढ़ाई का उसको फॉलो करना है। तो मैंने जो है वो तरीक़ेकार फॉलो कराया और बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। उनको ये बात समझ में आई कि पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ कर लें। तो एक बार मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया तो फिर आप न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ या जो भी क्वेश्चन आंसर से ख़ुद भी कर लेंगे। ठीक है, मेरी ज़्यादा हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप समझते नहीं हैं, रटने की कोशिश करते हैं, मेमोराइज़ करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपके लिए जो है ये एक एक न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आज आखिरी टॉपिक करेंगे, उसके बाद आपको एमसीक्यूज़ न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से डिटेल से समझाऊंगा। तो पेपरों में जब ये चीज़ें आएंगी तो इंशाल्लाह आप जो है वो अच्छे से अच्छे नंबर हासिल करेंगे और अपनी लाइफ में जब ये चीज़ें आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो इन्हें अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको कॉन्सेप्ट दूँ, ना कि मेमोराइज़ कराऊँ। ठीक है, रट्टा नहीं लगवाऊँ बल्कि समझाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर आपसे डिस्कशन की। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और हो सके तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलें विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आप अपना जो है वो टॉपिक शुरू करते हैं, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बहुत आसान टॉपिक है, जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ टू स्टोन्स ऑफ डिफरेंट साइज आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट साइमल्टेनियसली विच ऑफ देम विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। तो यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है कि हमारे पास दो पत्थर हैं, यानी दो जो है वो स्टोन्स है, पत्थर हैं, उन दोनों को जो है वो एक साथ छोड़ा जाता है। देखिए, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, एक ही वक्त पर कोई चीज़ करना। तो दोनों को एक ही साथ जो है वो एक सेम हाइट से छोड़ा जाता है। एक पत्थर जो है वो भारी है, एक पत्थर जो है वो हल्का है, क्योंकि साइज में डिफरेंस है तो एक भारी होगा एक हल्का होगा। तो आपको क्या लगता है कि दोनों जो है वो सेम वक्त पर ज़मीन पे आके गिरेंगे या दोनों जो है वो अलग अलग वक्त पर ज़मीन पे आके गिरेंगे? यानी भारी पत्थर जो है वो पहले गिर जाएगा और जो हल्का पत्थर होगा वो बाद में गिरेगा। तो यही बात यहाँ पर आपको बताई जाएगी कि दोनों पत्थरों पे कौन सी फिज़िक्स लग रही है, कौन सा फिनोमिना लग रहा है फिज़िक्स में। देखें, दोनों पत्थर ख़ास कंडीशन में एक ही वक्त पर आके गिरेंगे। ख़ास कंडीशन का जो है लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। और दोनों पत्थर जो है वो अलग अलग टाइम पर भी गिरेंगे। अब इसमें क्या चीज़ है, इसमें जो है वो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस जो है वो होगी। अगर पत्थर पर एयर रेजिस्टेंस लग रही है यानी हवा लग रही है, तो जो पत्थर भारी है वो पहले गिरेगा और जो हल्का है वो बाद में गिरेगा। ठीक है, और दोनों के गिरने की वजह ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी अपनी तरफ उसे खींच रही होगी। अच्छा, दूसरी बात कि अगर दोनों पत्थर एक अलग अलग जो है वो साइज़ के हैं, अलग अलग मास के हैं, लेकिन कोई भी एयर नहीं लग रही है, यानी एयर है ही नहीं, यानी इतनी भी एयर नहीं है कि हम ऑक्सीजन जो है वो हासिल कर सकें, सांस ले सकें, तो दोनों पत्थर सेम वक्त पर गिरेंगे। बात को याद रखिएगा, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी, चाहे पत्थर का साइज़ कुछ भी हो, मास कुछ भी हो, फिर भी दोनों एक ही वक्त पर आके गिरेंगे। तो यहाँ पर भी यही बात की जा रही है कि यू कैन ऑब्जर्व डैट लाइटर एंड लाइटर स्टोन कैच द सेम एक्सेलरेटेड एंड हिट द ग्राउंड एट सेम टाइम। तो जो पत्थर हल्के होंगे वो जो है बाद में गिरेंगे और जो भारी होंगे वो ज़मीन पे पहले गिरेंगे। हल्के वाले पत्थर बाद में क्यों गिरेंगे? क्योंकि उनके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लग रही होगी और वो जो है उसकी वजह से ऊपर की तरफ जो है थोड़ा रुक रहे होंगे और हल्के होकर नीचे आ रहे होंगे। लेकिन जो भारी होगा उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस कम लग रही होगी और वो नीचे आके गिर रहा होगा। तो अब जो ये हमारे पास ये चीज़ें हैं, यानी ये जो ग्रेविटी है इसके ऊपर जो है वो किसने स्टडी की, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। देखिए, ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पहले से मौजूद है। अगर यहाँ पर आप तस्वीर देखें तो गैलीलियो गैलीली की आपको तस्वीर दी हुई है, जिन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं ग्रेविटी की एक्सेलरेशन पर, जो ग्रेविटी से एक्सेलरेशन आती है उसके ऊपर।
और ये इनकी जो सन पैदाइश है वो है 1564 और इनका जो इंतकाल हुआ वो 1642 में हुआ। तो आपको फिगर 2.17 जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो कब इनकी पैदाइश हुई और कब इनका जो है वो डेथ हुई, तो ज़्यादातर ये MCQs में आ जाते हैं, तो इसे मेमोराइज़ कर लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। बाकी सब कॉन्सेप्ट है, कुछ भी याद करने वाला नहीं है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि टू डिस्कवर दिस गैलीलियो गैलीली कैरिड आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट फ्रॉम एट लीनिंग टावर पिज़ा एंड केयरफुली ऑब्जर्व दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स कैच द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि ये गैलीलियो गैलीली ने जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए। और एक्सपेरिमेंट क्यों किए कि वो जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको पता करना चाहते थे। और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पर किए? लीनिंग टावर पिज़ा। ये कहाँ पर मौजूद है? इटली में। पिज़ा है, पिज़ा नहीं है, ठीक है, पिज़ा ये जो है वो इटली में मौजूद है। तो पिज़ा से समझ लीजिए इटली, क्योंकि पिज़ा भी जो है वो इटली की जो डिश है बहुत फेमस। तो पिज़ा में जो है इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए। तो इन्होंने क्या देखा कि जितनी भी चीज़ें अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है ना, वो ग्रेविटी की वजह से, यानी ग्रेविटी की फोर्स जो है वो किसी भी चीज़ को जो हाइट पर है उसे अर्थ के ऊपर यानी अर्थ के सरफेस पे लाने की कोशिश करती है। और अगर अर्थ का सरफेस ना हो तो सेंटर में ही चली जाएगी चीज़, यानी अगर ज़मीन ना मौजूद हो तो वो चीज़ जो है कहाँ? अर्थ के सेंटर में ही चली जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, अर्थ के सेंटर पे जो ग्रेविटी होती है वो ज़ीरो होती है। फिर रिपीट करता हूँ कि अर्थ के सेंटर पर जो ग्रेविटी होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है। सरफेस पर ग्रेविटी होती है लेकिन अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी नहीं होती। तो फिर देखें इन्होंने आगे और जो है वो एक्सपेरिमेंट किए कि जो चीज़ भारी होगी वो पहले आके ज़मीन से टकरा जाएगी और जो चीज़ हल्की होगी वो बाद में आके टकराएगी अगर एयर रेजिस्टेंस लग रही है। याद रखिएगा, अगर एयर रेजिस्टेंस लग रही है। अब यहाँ पर आगे बात हो रही है कि द मास और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हैज़ नो इफेक्ट। तो मास और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का कोई असर नहीं होगा। क्यों असर नहीं होगा? अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं मौजूद है। अब यहाँ पर जो है बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल से आपको बात समझाई जाएगी। इट वॉज अगेंस्ट द वाइडली एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ एरिस्टोटाइल दैट हैवियर ऑब्जेक्ट वुड फॉल फास्टर दैन लाइटर वन। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले बात क्या करते हैं, देखिए गैलीलियो गैलीली ने क्या किया कि लीनिंग टावर जो पिज़ा था उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उसने देखा कि जो सेम ऑब्जेक्ट्स है ना, यानी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो उनका मास अलग हो और एक का मास अलग हो और दूसरे का अलग हो, ठीक है, यानी दो ऑब्जेक्ट लिए, दो स्टोन लिए, ठीक है, इसको इस तरह कंसीडर कर लीजिए। अब एक का मास अलग है, एक का मास अलग, तो वो जो है वो सेम वक्त पर आकर गिर रहे हैं। अब सेम वक्त पर क्यों गिर रहे हैं? अगर उनके ऊपर एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रही तो जितना भी भारी जो है वो पत्थर हो, जितना भी हल्का पत्थर हो, दोनों एक ही वक्त पर गिरेंगे। अगर आप चाहें तो ये एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं। एक बॉटल का कैप लें, सही है, जो आपके पास बॉटल होती है उसका कैप लें और एक पर लें। अब दोनों को ड्रॉप करें तो आप देखेंगे कि पर जो है वो देर में आके ज़मीन पे गिरेगा और बॉटल का जो कैप है वो पहले आके गिर जाएगा। इसकी वजह क्या होगी कि जो बॉटल का कैप है उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस कम लग रही होगी, पर ज़्यादा लग रही होगी, तो ये होगा। लेकिन अगर अब आप एयर रेजिस्टेंस ख़त्म कर दें, ठीक है, बिल्कुल भी एयर नहीं है, बिल्कुल ऐसी हालत है कि सांस भी नहीं ली जा सकती, कुछ भी एयर नहीं है, तो फिर अब जब आप पर को और बॉटल के कैप को दोनों को ड्रॉप करेंगे ना तो दोनों सेम वक्त पर आके गिरेंगे। अब यही चीज़ आपको फिगर दी हुई है 2.18 में, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी बात। तो सबसे पहले जो छोटा मोटी चीज़ हमारे को चीज़ें दी हुई है वो पढ़ लेते हैं। अ स्मॉल फिदर, देखिए फिदर किसे कहा जाता है? फिदर जो है वो पर को कहा जाता है, यानी हमारे पास पर होता है ना, जैसे कि कबूतर के पर, इनको जो है वो फिदर कहा जाता है। एंड अ स्टोन आर ड्रॉप इन एन एयर फिल्ड ट्यूब सिंस आर resistance greatly affect the feather so that stone fall faster. Figure 2.18. On the other hand, when feather and stones are dropped in absence of air resistance, they acquired the same acceleration and reach the bottom at same time. तो अब आपने क्या करना है, बस डायग्राम को अच्छी तरीके से देखना है, बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो आपके पास है फिगर ए, ठीक है। सबसे पहले फिगर ए देखें। अब जो ये पहला वाला ट्यूब है ना, इसमें आपको वर्डिंग में क्या कहा जा रहा है कि जो पहली वाली ट्यूब है ना, इसके अंदर एयर मौजूद है, ठीक है, ये एयर इसके अंदर मौजूद है, एयर ख़त्म नहीं की गई। तो आप देख सकते हैं कि जो पर है, जो कि येलो से शो किया गया है, वो ऊपर है और पत्थर नीचे है, लेकिन दोनों को ड्रॉप सेम टाइम पर किया गया और सेम ही जगह से किया गया। यानी ऐसा नहीं करा कि पहले पत्थर फेंक दिया फिर पर फेंका, नहीं, बल्कि दोनों को सेम हाइट से छोड़ा और सेम टाइम पे छोड़ा। लेकिन पत्थर जो है वो पहले ज़मीन पे आके गिरा और पर हल्के हल्के करके बाद में गिरा। वजह क्या बनी?
एयर मौजूद थी इसीलिए। अब आ जाए ट्यूब नंबर बी पर देखते हैं। देखिए ट्यूब नंबर बी में भी सेम काम किया, हमने सेम हाइट से दोनों को ड्रैप किया और सेम टाइम पर ड्रॉप किया, ठीक है, लेकिन दोनों चीज़ें सेम ही टाइम पर आके गिर रही हैं। वजह क्या बनी? वजह बनी एयर रेजिस्टेंस का ना होना। जब एयर रेजिस्टेंस थी ही नहीं तो जो ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर की थी वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पत्थर की रही, तो दोनों सेम टाइम पर आके गिर गए। तो एक बात याद रखिएगा कि ये जो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो ये जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ एयर है। इसमें एयर की जो रेजिस्टेंस है वो हटा दी जाती है। तो आ जाए यहाँ पर थोड़ा सा और पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ कांस्टेंट, इट्स वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज फाउंड टू बी 9.81 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। हाउएवर फॉर एस ऑफ कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ जी इज अप्रॉक्सीमेटेड टू 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है अगर आप नियर द सरफेस ऑफ अर्थ यानी जो ज़मीन है उसके ऊपर निकालें। आप अगर ज़मीन पर अर्थ यानी जो अर्थ की सरफेस है इसके ऊपर अगर ग्रेविटी की वैल्यू निकाले तो वो जो कांस्टेंट आती है वो कितनी आती है? 9.81, ठीक है, 9.81। अब जैसे जैसे आप ज़मीन से ऊपर जाते जाएंगे ये वैल्यू जो है वो तब्दील होती जाएगी, ये वैल्यू सेम नहीं रहेगी, ठीक है, ये वैल्यू तब्दील होगी, बढ़ेगी, कम होगी बल्कि, ठीक है, ये वैल्यू कम होती जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो वैल्यू हमारे को पता चल गई कांस्टेंट कितनी है 9.81, लेकिन कैलकुलेशन में आसानी करने के लिए इसे जो है वो 10 ले लिया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये नियर जो है वो बहुत करीब करीब जो है वो 10 के है, 0.20 का जो है वो फ़र्क है, तो इसीलिए इसे जो है वो करीब करीब कितना ले लिया जाता है? 10 ले लिया जाता है। टोटल फ़र्क जो है वो 0.20 या 90 का है, तो इसीलिए जो है अप्रॉक्सीमेटली यानी कैलकुलेशन में आसानी करने के लिए इसे 10 ले लिया जाता है। तो अब यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगी अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है, यानी इसको इस तरह समझ लें कि आप चौथे फ्लोर पे खड़े हुए हैं, अगर आप कोई चीज़ नीचे फेंकते हैं ना और वो चौथे फ्लोर से पहले फ्लोर की तरफ आती है या ज़मीन की तरफ तो जी की वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन अगर कोई चीज़ ज़मीन से चौथे फ्लोर की तरफ आ रही है तो ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर यही बात की जा रही है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज टेकन नेगेटिव फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग टूवर्ड एंड पॉजिटिव फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड। तो अब ऊपर की तरफ कोई चीज़ जाएगी तो ये जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर नीचे की तरफ आएगी यानी डाउनवर्ड आएगी तो ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे आना, अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर जाना। तो जब कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो जी की वैल्यू नेगेटिव, जब कोई चीज़ नीचे आएगी तो जी की वैल्यू पॉजिटिव। तो ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा ये चीज़ आगे न्यूमेरिकल्स में। तो अब जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस आपको दी हुई हैं, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन को आप जो है वो तब्दील कर सकते हैं ग्रेविटी की इस लॉ के मुताबिक, यानी जो ग्रेविटी का लॉ है इसके मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन सेम रहेंगी, जहाँ जहाँ आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में एस दिया हुआ है, यानी अब अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो इसमें एस नहीं है, सिर्फ ए मौजूद होता है, तो आप ए की जगह जी पुट कर देंगे, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो उसमें ए और एस दोनों मौजूद होता है, तो आप जो है वो एस की जगह एच पुट कर देंगे और जी की जगह ए की जगह जी पुट कर देंगे, यानी एस की जगह एच पुट कर दिया, ए की जगह जी पुट कर दिया। अच्छा, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, तो उसमें जो है आपको ए और जी दोनों दिया हुआ होता है, ए और एस दोनों दिया हुआ होता है, तो ए की जगह जी पुट कर देंगे, एच की जगह एस की जगह एच पुट कर देंगे। तो इस तरह से आप क्या होगा कि आप डाउनवर्ड और अपवर्ड मोशन को भी पता कर सकेंगे, ठीक है। पहले तो इन इक्वेशन से सिर्फ आप क्या कर सकते थे कि हॉरिजॉन्टल मोशंस को पता कर सकते थे ना, अब आप जो है वो वर्टिकल मोशंस को भी अब पता कर सकेंगे, पहले नहीं कर सकते थे। अगर आप एस ई रखेंगे तो एस जो है वो हाइट नहीं होती, लेंथ होती है, एच जो है वो हाइट होती है। तो अब आप वर्टिकल डिस्टेंस भी पता कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पता कर सकते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें पता कर सकेंगे। और इसमें भी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट डलेगी 9.8, या आप चाहें तो 10 भी डाल सकते हैं। तो अब आपको एक छोटा सा वर्क एग्जाम्पल 7 यानी न्यूमेरिकल दिया हुआ है, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें क्या हो रहा है, वर्टिकल मोशन हो रही है, बॉल जो है वो फेंकी जा रही है और ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अ बॉल थ्रो वर्टिकली अप, यानी अक्सर आप क्रिकेट खेलते होंगे तो बॉल ऊपर की तरफ फेंकते होंगे ना, तो बॉल जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। वेलोसिटी क्या है बॉल की, 12 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पर पता कैसे चलेगा ये इनिशियल है या फाइनल? देखें, पहले दी हुई है तो इनिशियल है, और कहा भी नहीं जा रहा कि ये फाइनल है तो इनिशियल मानेंगे।
द बॉल विल बी स्लोइंग डाउन ड्यू टू पुल ऑफ अर्थ। तो बॉल जो है वो आप ऊपर फेंकते हैं, वो स्पेस में क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि उस पर ग्रेविटी की वैल्यू लग रही होती है। तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट, जो कि आपको दी हुई है। अच्छा, अब ग्रेविटी की वैल्यू आप देख सकते हैं नेगेटिव ली गई है। क्यों? क्योंकि बॉल जो है वो वर्टिकली अप यानी ऊपर फेंकी गई है, नीचे नहीं फेंकी गई। नीचे फेंकते तो पॉजिटिव लेते, ऊपर फेंकी गई है तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एंड विल रिटर्न बैक टू अर्थ, और फिर दोबारा अर्थ की तरफ आती है। फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो वो टाइम पता लगाना है जितना टाइम जो है वो बॉल ने लिया, ठीक है, हाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में। यानी कहाँ पर जो है उसके पास मैक्सिमम हाइट हो गई थी और उस हाइट तक पहुँचने में कितना टाइम लगा। तो अब आपके जहन में आएगा कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल की जाएगी। तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करें जिसमें वेलोसिटी भी आती हो और ग्रेविटी भी आती हो और आपके पास जो है वो टाइम भी आता हो। तो ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ एक ही है, जो कि है फर्स्ट। सेकेंड और थर्ड दोनों में हाइट आती है, यानी डिस्टेंस और हाइट आती है, ठीक है, तो वो नहीं कर सकते। तो सिंपल है। और आपको पता है कि जब कोई बॉल ऊपर यानी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी ना, तो वहाँ से वो डायरेक्ट नीचे नहीं गिरेगी, कुछ सेकंडों के लिए, बिल्कुल मिली सेकेंड्स के लिए, बिल्कुल छोटे से टाइम के लिए वहाँ पर वो स्टे करेगी, रुकेगी। ये साइंस में ये चीज़ मानी जाती है कि आप इसको ध्यान में रख लें कि जब भी आप कोई चीज़ आसमानों में फेंकते हैं तो वो डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं आती, थोड़ा टाइम आसमान में रुकती है, स्टे करती है, रेस्ट में आ जाती है। तो जब वो रेस्ट में आती है तो जब ही नीचे की तरफ वापस आना शुरू करती है ना। अगर वो रेस्ट में नहीं आएगी तो ऊपर से ऊपर ही जाती जाएगी ना। सोचने वाली बात है कि अगर कोई चीज़ रुक ही नहीं रही तो वो जाती ही जाएगी, तो रुकेगी पहले, फिर आपकी तरफ आना शुरू होगी जब आप ऊपर फेंकेंगे बॉल को। तो जब ऐसा होता है तो उस जगह पर वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो ली जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो इस तरह होती है। तो स्टेप नंबर 1 में डेटा लिख लिया और जो पता करना था वो लिख लिया। स्टेप नंबर 2 में जो फॉर्मूला लगेगा वो लिख लिया और उसको सेट करा दिया। तो पता क्या करना है, टी, तो वी आई जो है वो ऐड हो रहा है, वहाँ ले जाके नेगेटिव हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा, और जी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके दोनों से डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज़ आपको पता है, वी एफ 0, वी आई 12 और 10 जो है वो आपके पास नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, और टाइम जो आया 1.2 यानी 1.2 सेकेंड लगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। एक बात याद रखिएगा, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, यानी टाइम जो है वो वापस नहीं जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जो है वो, आपको कोई 2 तारीख को टीचर ने काम दिया और आप जो है वो वापस 1 तारीख में आ जाए उस 2 तारीख के काम को दोबारा करने के लिए। टाइम कभी भी रिवर्स नहीं होता, टाइम आगे से आगे जाता रहता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट यहाँ तक आपको जो है वो बात समझ में आ गई होगी। अगर कुछ ना आया हो समझ में तो पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर जो है मैंने आपको दे दिया है। अब इसके बाद वाली वीडियोस में इसकी जितनी भी एक्सरसाइज यानी इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जितने एमसीक्यूज न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हो या किसी भी वजह से जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं वो तमाम सॉल्व करेंगे, और जितने भी लॉजिक्स पढ़े हैं वही तमाम के तमाम इस्तेमाल होंगे। कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत आपको अब नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो कोई बात समझ तो आप जो है मुझसे पूछ लीजिएगा। चैनल को दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।